टीचर नहीं होता, क्लास वाइज कमरे नहीं होते। आम लोग एजुकेशन सिस्टम से एक्सक्लूडेड हो रहे हैं कि इतने लोग गरीबी के नीचे हैं और ये गरीबी 60 रुपए से भी, 60 रुपया क्या है, 60 रुपया तो एक दिन में आप दिल्ली में पार्किंग में उड़ा देते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं जो सोशल जस्टिस का है, जो कास्ट का क्वेश्चन है, जेंडर का क्वेश्चन है, जो क्लास का क्वेश्चन है, वो मिसिंग है। हमारे यहाँ प्रोफेसर नहीं है, वही प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कस्टमर बना दिया गया है स्टूडेंट को, और अभिभावक के पॉकेट से पैसा कैसे निकाला जाए इसकी सारी रणनीति है। बिहार में आज विश्वविद्यालय करप्शन के एपी सेंटर बनते जा रहे हैं। क्लास वाइज भी टीचर नहीं होता, क्लास वाइज कमरे नहीं होते, क्योंकि जो नीति है अभी तक 75 साल में वो तो संख्या पे है। जिन विद्यालयों में 60 शिक्षक के वहाँ 2 ही टीचर जाएगा, ये हर राज्य की कानून है, ये कोई बिहार का नहीं। हम क्लास 5 तक है तो हम 6 शिक्षक नहीं भेजते, हेडमास्टर के लिए नहीं, 6 कमरे नहीं बनाते। हेडमास्टर उसी में एमडीएम भी, इस 2 कमरे होंगे तो एक में खुद बैठ के ऑफिस चलाएगा और एमडीएम भी चलाएगा, और एक कमरे में 5 क्लास चलता है। इतना तक भी बहुत खराब स्थिति नहीं मैं मानता। पटना में 5 विद्यालय एक बिल्डिंग में चलता है, और बकायदा और यूट्यूबर दिखा रहा था 5 टीचर एक ही बोर्ड पे पढ़ा रहे थे एक साथ। एक बोर्ड था इतना बड़ा और 5 टीचर पांच क्लास को पढ़ा रहे थे। उन विद्यालय में एक बिल्डिंग में 5 स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले और एक दिल्ली के डीपीएस में पढ़ने वाले को नीट के परीक्षा में एक साथ बैठा देना, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने की आप ये संभव है? तो ये जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ करके शक्तिशाली लोग को आप उनके साथ कंपटीशन यूपीएससी में कोई है क्या अंतर सिलेबस में या उसके क्वेश्चन में? नीट में कोई है क्या? किसी भी कंपटीशन जो गवर्नमेंट के हैं, इवन मान लिया रिजर्व कैटेगरी का, मैं मानता हूँ एससी वर्ग का ही सीट एससी को ही मिलेगा, लेकिन वो कौन एससी को मिलेगा? शेड्यूल कास्ट को। जॉब ऑब्वियस है कि वो डीपीएस में जो पढ़ा शेड्यूल कास्ट का बच्चा होगा वो सीट को लेके चला जाएगा, गांव में बैठने वाला जो शेड्यूल कास्ट का आदमी को नहीं मिलेगा। ये फर्क है कि हमारे पूरे आरक्षण के पूरे व्यवस्था को भी ध्वस्त कर देता है हमारी शिक्षा व्यवस्था, और नई शिक्षा व्यवस्था तो समाप्त कर देगा। हम उस अभियान में सफल नहीं होंगे कि कमजोर वर्ग के लोग शीर्ष पर जाएंगे, वो अभियान हमारा फेल कर जाएगा। आम लोग एजुकेशन सिस्टम से एक्सक्लूडेड हो रहे हैं। स्कूल्स में there was this proposal कि वो राइट टू एजुकेशन हमने किया और स्कूल में बच्चों को खींचने की कोशिश की, लेकिन अभी भी आप दिल्ली में जाइए, कोई भी ट्रैफिक लाइट पर आपको मिलेंगे बच्चे, वो आके गाड़ी के वो साफ करते हैं विंड स्क्रीन। क्यों? तो जो वो विजन भी अच्छा विजन था, लेकिन वो विजन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि यू नो ऑर्डिनरी पीपल्स चिल्ड्रन गोइंग देयर। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच एनकरेजेस प्राइवेटाइजेशन, विच एनकरेजेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कमिंग एंड सेटिंग अप हियर, टीचिंग देयर ओन सिलेबाई, ये बिल्कुल दिस इज कंप्लीटली अपोज्ड to the perception of education that our founding fathers in the country had, the fathers of the nation had, that Gandhi ji had, that independence के बाद जो vision था ये इसके खिलाफ है। About how to think about the educational question in Bihar. बिहार के बारे में जिन बातों का जिक्र माननीय सुधाकर जी ने भी किया, आपने भी किया, आप सब ने कहा कि इतने लोग गरीबी के नीचे हैं और ये गरीबी 60 रुपये से भी, 60 रुपया क्या है, 60 रुपया तो एक दिन में आप दिल्ली में पार्किंग में उड़ा देते हैं, इतना ही रुपया होता है। तो एक भीषण स्थिति है, लेकिन ये भी बात है कि क्या गरीबी के चलते हम अपनी तमन्ना छोड़ दें, हम पढ़ना छोड़ दें? बिहार की सबसे बड़ी मांग क्या है कि मैं अखबार दर अखबार उठाती हूँ, आप बोलते हैं फिर से कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप बनाएंगे भी तो आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर 10 फ्लाईओवर बनाएंगे, 5 बिल्डिंग बनाएंगे। जो एक हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च थिंकिंग, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स, वो तो नींव अब रह ही नहीं गई है।
क्योंकि बेचारा बिहारी तो ट्रेन पकड़ के, स्टीमर पकड़ के, कुछ भी पकड़ के कैसे भी पलायन कर ही चुका। स्टेट की जो नीति है उसके पीछे स्टेट बोलती है कि हमने समग्र सोच डाली है अपनी, और इस नीति के पीछे हम अपनी पूंजी लगाएंगे और अपनी सोच और अपनी पूंजी से अपने राष्ट्र को हम वहां पहुंचाएंगे। तो ऐसी अवधारणा जिसमें कहा गया कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, आप सितार भी बजाएंगे, आप फ्रेंच भी बोलेंगे, इस सोच को जब पूछा गया सवाल कि भारत के विस्तृत पटल पे आखिर सुपौल में, मधेपुरा में, छपरा में, जंजारपुर में आप कैसे करेंगे ये तब्दीलियां, तो पता चला कि इसके लिए नीतिगत सोच में जो संस्थागत ढांचों की सोच होनी थी, या जो सोचना था, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर उसके लिए पूंजी भी चाहिए, और शिक्षा में तो पूंजी से कहीं ज्यादा आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। तो वो था क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे बताया गया, मुझे 80 कॉलेजेस हैं, उन्होंने बताया कि एक दिन ऐसा होगा इस कॉलेज का बच्चा वहां चला जाएगा। तो हमने सोचा कि अच्छा, फिक्स्ड एसेट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ही है, हमारी बिल्डिंग्स अच्छी हैं, हमारे प्रोफेसर्स अच्छे हैं। मैंने कहा अब बस वालों की चांदी हो जाएगी कि जिस दिन बच्चे यहाँ से वहां जाते रहेंगे उस दिन खूब बस जो है बच्चों को यहाँ से वहां ले जाएगी। और एक तरह से फर्रा की तरह ये लगाया गया कि देखिए ये है टाइम टेबल। तो आप बताइए, बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल, इनका क्या महत्व रह गया? 1990 के बाद से जो जीवन काल है हिंदुस्तान का, उसमें आप देखिए पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बदलते चले गए, और प्राइवेट स्कूल संस्थाएं बड़े पैमाने पे आती चली गई। चालाक लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने बड़े तरीके से प्राइवेट स्कूल का जाल फैलाना शुरू किया, और पब्लिक स्कूल को कैसे कैसे कमजोर किया जा सके उसकी शुरुआत हुई। आपको अंदाजा भी नहीं हुआ और खिसकते चली गई, जमीन खिसक गई आपके सामने से। और अब हम उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था में मैंने कहा कि हमारी पढ़ाई हुई, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक फंडेड स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में हम सब पढ़ के गांव देहात के लोग चले गए, उसको आहिस्ते आहिस्ते अब उसको हमको क्या करना है कि वही पुरानी व्यवस्था आ जाए। तो इतना स्टिफ आपके पास उसकी मुखालफत हो रही है कि आपको अंदाजा नहीं होगा। अब तो हर असेंबली के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल लाया जा रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल में बड़े मजे की बात है, इवन अभी तो एफिलिएशन, अगर आप सरकारी अफिलिएटेड, सरकार जिसको एफिलिएशन देती है किसी कोर्स के लिए, तो उसकी देख रेख तो कभी कभी सरकार कर ही सकती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब बन जाती है तो उसकी देख रेख भी कोई सरकारी संस्था नहीं कर सकती। ये और गजब का हो गया है। कितने कोर्स भी हो जाए, कितनी फीस स्ट्रक्चर भी हो जाए, सरकारी एफिलिएशन जो कि प्राइवेट ही होगा और है, उसकी तो अब छानबीन थोड़ी बहुत करने की गुंजाइश है आपके पास। लेकिन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल में आपके पास वो गुंजाइश भी नहीं, और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और असेंबलीज उसको पास कर रही है। तो स्थिति बहुत भयानक है। रास्ता कुछ नहीं है सिवाय जद्दोजहद के और तहरीक के लिए, याद रखिएगा। There is no plan for faculty. There is no plan for faculty training programs. Earlier, I think our speakers were mentioning, everybody wants to be either employed or be an employer. None of them want to choose the teaching profession. Where do you get quality teachers? Without quality teachers, how are you going to produce quality graduates? The governments also have to be responsible. Time to time we need to do recruitment. We need to instill confidence amongst the graduates, saying that, okay, if you choose the profession of teaching, you will be absorbed in the government or you will get a suitable job. यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, असल में समस्या क्या है कि उसके लिए कोई, जो आप कहेंगे मार्ग या कोई रोड मैप जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं है, पूर्णतः गायब है। वहां पे जैसे विद्यार्थी ने कहा कि तमाम जुमलेबाजी है, बहुत वेग किस्म की बातें, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। तो अगर ये है तो बहुत बड़ी समस्या वहीं से शुरू हो जाती है।
प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूजन। सामाजिक या आर्थिक समस्याएं हैं, मसलन कास्ट है, क्लास है, जेंडर है, डिसेबिलिटी बेस्ड जो डिस्पैरिटीज हैं, उन पे कोई फोकस नहीं है, जीरो फोकस। तीसरा, मदर टंग एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब इसमें जो है सीधी सी बात है कि खतरा है लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन का। इसका मतलब है कि आप जो फेडरल स्ट्रक्चर उसकी कवर खोद रहे हैं। बिहार या देश में जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत ही व्यापक है। कोविड के समय में तकरीबन 50% से ज्यादा देश की आबादी जो थी बच्चों की, वो इस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज से वंचित रह गए थे। उस स्केल का एक चैलेंज है हमारे पास। तो रूरल या ग्रामीण भारत में या जो शहर में भी रहते हैं, जो लो इनकम कैटेगरीज में आते हैं, उनको आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे ये टेक्नोलॉजी? इसके बारे में कोई सोच नहीं है। दसियों और बातों की चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे इस लिस्ट में से। मैंने 15 मुद्दे जो है निकाले, कहा कि ठीक है आपने ये कहा और आप कर क्या रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर इंटेंट। क्या कोई पॉलिसी का ढांचा है, कुछ ऐसा है जो एक्शनेबल फ्रेमवर्क है? अगर वो नहीं है तो ये मसौदा ही नहीं है। ये एक खतरनाक हथियार है जिसमें आप स्टेट की ऑटोनॉमी को खत्म करेंगे और उसके साथ साथ आप जो है पूरी तरीके से एक शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए, उसका ढांचा होनी चाहिए, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से हाशिए पे डाल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं हो, फ्रेमवर्क नहीं हो, बातचीत ढंग की नहीं हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आज जो यूनिवर्सिटीज का जो हाल किया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं वो, और होमोजेनिटी की बात करते हैं, एक जैसा बनाना चाहते हैं, जो कि ये संभव नहीं है इतने डाइवर्स कंट्रीज में। और वहां से हम अगर देखते हैं उस परिवेश में, अगर हम देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिहार के लिए क्या है, तो फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू एजुकेशन, उसी को वायलेट कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारी जो जनसंख्या है वो 60 रुपये पर डे कमा रही है। 94 लाख जो परिवार है वो 6000 पर मंथ भी नहीं कमा रहा है। 1400 कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिंगल प्रोग्राम में चला रहे हैं। तो इस पूरे व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुझे लगता है उनके लिए घातक है, जो पैदान में सबसे नीचे खड़े हैं, जो समाज वंचित है, जो समाज शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पैसे नहीं है जिनके पास, तो पूरे शिक्षा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कस्टमर बना दिया गया है स्टूडेंट को, और अभिभावक के पॉकेट से पैसा कैसे निकाला जाए इसकी सारी रणनीति है।